नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। भयानक यात्रा और माँ काली का भाग 5वां लेके आपके सामने हाजिर है। पिछले भाग में हमने देखा कि सतीश झाड़ियों के अंदर से कहीं गायब हो जाता है। उसको ढूंढने हितेश यहाँ वहाँ घूमता है, लेकिन उसको सतीश नहीं मिलता। वो वापस जगपति के घर की तरफ आ जाता है। थोड़ी देर में सतीश झाड़ियों की तरफ से वापस आता दिखता है, लेकिन इस बार सतीश का हुलिया देख के हितेश डर जाता है। सतीश वहां थोड़ी देर में बेहोश हो जाता है और वहीं सो जाता है। सतीश का ध्यान रखते हितेश की आंख लग जाती है, लेकिन उसको कहीं से हंसने की आवाज आती है। वो उठ के देखता है तो सतीश अपने खाट पे नहीं होता। जब वो टॉर्च घुमाता है तो उसी के खाट पे सतीश मुस्कुराता हुआ उसके सामने देख रहा होता है। ये देख के हितेश डर जाता है और हड़बड़ी में गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। जगपति सुबह उठता है, तब वो बाहर का नजारा देख के अंदर से हिल जाता है। सब लोग हितेश और सतीश की हालत देखने के बाद डर जाते हैं। जगपति हितेश को रात को जो हुआ उसके बारे में पूछता है, लेकिन हितेश उनको अभी कुछ नहीं बताने का निर्णय लेता है और बहाना बना लेता है। उसका बहाना सुनकर जगपति समझ जाता है कि हितेश अभी कुछ बताना नहीं चाहता। अब आगे हितेश को जब जगपति सहारा देके उठाता है, तब उसकी पहली नजर सतीश पे जाती है, जिसके हाथों पे लगा हुआ खून अभी भी सुशीला साफ कर रही होती है। जगपति के पूछने के बाद भी हितेश उसको रात के बारे में ये सोचकर नहीं बताता कि पहले से सब लोग डरे हुए हैं। अगर उसने रात की घटना को सबके सामने रख दिया तो सब लोग और ज्यादा डर जाएंगे, इसलिए वो कुछ ना बताकर चुप रहने का नाटक करने लग जाता है। तभी विवान हितेश से कहता है, हितेश तुम दोनों की हालत ऐसे कैसी हुई ये हमें नहीं पता, लेकिन अब हमें और ज्यादा डर लगने लगा है कि हमारे साथ ही ये चीजें क्यों हो रही हैं। हितेश विवान से कहता है, विवान तुम सब खामखा डर रहे हो। अब गांव है तो हो सकता है किसी जानवर ने हमें घायल किया है। यहाँ तो ये सब होना सामान्य बात है, तुम लोग डरो मत। ये कहकर हितेश ने अपना मुंह जगपति की तरफ कर लिया, जैसे वो उसे कुछ बातें बताना चाहता। हितेश की बात सुनकर डिम्पल, विवान और जूली एकदम से भ्रांत हो रहे थे। उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि हितेश सच में वही कह रहा है जो वो कहना चाहता है, या फिर कुछ बात है जो वो सबसे छिपा रहा है। डिम्पल ने हितेश से कहा, देखो हितेश, हमें लगता है कि तुम हमसे कुछ बात है जो छुपाना चाहते हो, और क्यों छिपाना चाहते हो वो हमें नहीं पता है, लेकिन अस्पष्ट बातों से हम और ज्यादा भ्रमित हो जाएंगे, तो हमें सच बात की जानकारी होना आवश्यक है। जूली ने भी कहा, हाँ हितेश, तुमको कुछ छिपाने की जरूरत नहीं है। जो बात है वो हम सबसे बता पाओगे तो अच्छा ही रहेगा। तभी विवान ने भी जूली और डिम्पल की बातों में अपना सुर रख दिया। ये बातें सुनकर जगपति ने हितेश से कहा, भाई साहब, अगर आपको हमसे कुछ कहना है तो आप बेझिझक कह सकते हैं, जिसके कारण हम विपदा को खत्म कर सकते हैं, या तो फिर उसको साथ मिलकर मिटाने की कोशिश कर सकते हैं। हितेश अब थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। जहां सब खड़े थे वहीं कहीं से कोई मधुर ध्वनि आ रही थी जो मन को शांत और प्रफुल्लित करी जा रही थी। हितेश ने झांक कर देखा तो उसको दो चिड़िया साथ में बैठी हुई थी जो अपनी भाषा में कुछ गाना गा रही हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था। और वो जैसे हितेश को कहना चाहती हो कि मन को खोल दो और दिल से सबके सामने अपने विचार और बात रख दो, जिसके कारण मुसीबत सब में बंट जाएगी और मन हल्का हो जाएगा। विभ्रांति में खोए हितेश के मन में विचार चल ही रहे थे, तभी जगपति बोला, भाई साहब, कहाँ खो गए आप। हितेश उदासीन भाव के साथ वहां सबके सामने देखने लग गया और फिर उसने रात को घटित घटना का वर्णन सह शब्द सबको बता दिया। वो सतीश के बारे में बताते बताते कांप रहा था।
लेकिन उसको जगपति ने संभाल लिया। उसके सिर पे हाथ रखकर जगपति बोला, तो ये बात है, ये कोई मामूली बात नहीं है भाई साहब। अच्छा हुआ जो आपने मुझे इन सब बातों से अवगत करवाया। डिम्पल, जूली और विवान अब सतीश के नजदीक जाने से भी डरने लग गए। वो लोग उसके हाथ के नाखूनों को देखने लगे, जो अभी भी दिखने में काफी विचित्र और गंदे से दिख रहे थे। उसी दौरान जगपति हितेश को कहता है, आज से आप दोनों नहीं, आपके साथ मैं भी बाहर ही सोऊंगा, और जब ये वारदात होती है तब हम उसके पीछे कौन है उसका पता लगाने की कोशिश करेंगे। हितेश ने भी अपना सिर भारी मन से हिलाया और हाथ को अपने सिर पे रख के अपना मुंह नीचे की तरफ कर लिया। सुशीला ने अपने मन को प्रश्न रहित करने के लिए पूछा, क्या आपको सतीश ने कहीं चोट पहुंचाई है? हितेश ने ना में अपना सिर हिला दिया और चिंतित स्वर में बोला, रात को मेरे मूर्छित होने के बाद क्या हुआ मुझे सच में कुछ नहीं पता। जब मेरी आंखें सुबह खुली तब आप सब मेरे आसपास ही खड़े हुए थे। सुशीला ने फिर सबको संबोधित करते हुए कहा, आप सब यहाँ थोड़ा बैठिए, मैं आप सबके लिए चाय पानी का इंतजाम करती हूँ। सबने सुशीला को देख के हृदय से आभार व्यक्त करके उसकी तरफ देखा। सुशीला सबके सामने देखकर अपनी खोली की तरफ चली जाती है और सब अब बेचैन से बैठे हुए होते हैं। तभी कोई हलचल सी होती है, सबके कान खड़े हो जाते हैं, सब आवाज की दिशा में देखने लगते हैं। आवाज सतीश की खाट से आ रही होती है। सतीश की आंखें खुल चुकी होती है और वो उठने की कोशिश करता है और फिर वो फिर से खाट में ही वोमिट कर देता है। उसको देख के जगपति उसकी तरफ जाता है और इसके पास जाके खड़ा हो जाता है और बोलता है, भाई साहब अभी आप आराम करिए, आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। ये सुनकर सतीश जगपति के सामने देखता है और आंखें बंद करने की कोशिश करता है। तभी उसको अपने शरीर में बहुत ज्यादा दर्द का आभास होता है और वो अपने दोनों हाथों से जहां दर्द हो रहा होता है वहां छूने की कोशिश करता है। तभी उसकी नजर अपने दोनों हाथों पे जाती है और वो डर जाता है। उसके हाथों पे पट्टी लगी हुई होती है, जिसके कारण उसको अभी हाथों में दर्द महसूस नहीं हो रहा होता, लेकिन उसको समझ आ जाता है कि हाथों पे घाव ज्यादा हुए हैं। वो सबकी तरफ एक नजर घुमाता है और पूछता है, क्या हुआ है मुझे? इतनी सारी चोट कैसे लगी है मुझे? जगपति कुछ बोले उससे पहले हितेश ने कहा, रात को तुम सोते समय गिर गए थे और गिरने के कारण तुमको चोट लग गई है। उसकी नजर हितेश पे जाती है। हितेश को भी पट्टी लगाए हुए देखा। वो उसे तुरंत एक और सवाल पूछ लेता है, तो तुम्हें चोट कैसे लगी हितेश? हितेश को तुरंत कोई जवाब नहीं मिलता। तब वो एक टक सतीश को देखने लग जाता है। हितेश को ऐसे देखते हुए देख जगपति बोल देता है, वो है ना भाई साहब, सुबह में उठते उनका पैर खाट के अंदर फंस गया था और वो गिर गए। जगपति की बातों में और चेहरे के हाव भाव में कोई मेल ना देख सतीश जगपति को घूर के देखने लगता है और उसके बाद उसकी आंखें सबकी तरफ देखने लगती है। वो फिर से उठने की कोशिश करने लगा और खाट से अपने पैरों को जमीन पर रखा और जैसे ही खड़ा होने की कोशिश करी वो घुटनों के बल गिर गया और उसके मुंह से एक दर्दनाक चीख निकल गई। उसकी आंखों से आंसू आ गए और वो सिर के बल जैसे कोई चीज जमीन में धंस जाए वैसे लुढ़क गया। ये देखकर हितेश उसकी तरफ बढ़ा और उसका हाथ पकड़कर उसे उठाने लगा, लेकिन सतीश चिल्लाकर बोला, मेरे पैर। हितेश, मेरे पैर बहुत ज्यादा दर्द कर रहे हैं। हितेश को सतीश अपने पैर की तरफ इशारा करके बोला, ये कैसा दर्द हो रहा है मुझे? क्या हुआ है मेरे पैरों में? हितेश जल्दी से उसके पैरों से पतलून काट कर उसके पैर देखता है और उसके एक घुटने में बड़ा सा फफोला हुआ होता है और वो फफोला पूरा खून से भरा हुआ होता है। वो दूसरे पैर का घुटना देखने के लिए वहां की भी पतलून फाड़ देता है। उसे वहीं पर भी वैसा ही फफोला नजर आता है।
जैसे किसी ने पैरों पे गरम गरम लोहे की छड़ लगा दी हो। सब लोग सतीश के ये फफोले देखकर सहम जाते हैं और उनको भी सतीश का दर्द महसूस होने लगता है। अपने दोस्त की ये हालत देखकर सबका दिल अब दर्द से भर जाता है। अभी तो उनको सतीश का हर एक घाव अपना लग रहा था। जगपति हितेश को कहता है, भाई साहब, इनको इलाज की जरूरत है और यहाँ नजदीक में कोई अस्पताल भी नहीं है। हितेश कहता है, तो और कोई उपाय है जिससे सतीश का इलाज हो पाए? जगपति कुछ देर सोचता है और फिर कहता है, हाँ, हमारे गांव में एक वैद्य है जो लगभग 60 साल के होंगे। उनके पास शायद इलाज हो सकता है। हितेश जगपति से कहता है, तो फिर सतीश को वहीं पे ले चलते हैं। इलाज हो जाएगा तो इसका दर्द भी थोड़ा कम हो जाएगा। हितेश की बात सुनकर जगपति कुछ सोचता है और वो सबको वहीं पे रुकने की बात कहता है और बोलकर जल्दी से गांव की तरफ चल देता है। थोड़ी देर बाद वो अपनी गाड़ी को लाकर अपने घर के सामने खड़ी कर देता है। जगपति विवान और हितेश की मदद से सतीश को दर्द ना हो वैसे गाड़ी में बिठा देता है। जगपति, हितेश और सतीश गाड़ी में बैठकर वहां से वैद्य के घर की तरफ चल देते हैं। विवान, डिम्पल और जूली वहीं पर जगपति के घर पे रुक जाते हैं। सुशीला गाड़ी के जाने के बाद बाहर बैठे बच्चों के लिए वो चाय लेके आती है और उनसे बातें करने लग जाती है। दूसरी तरफ जगपति अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चला रहा होता है ताकि सतीश को गाड़ी के हिलने की वजह से ज्यादा दर्द ना हो। गांव के दूसरे छोर पर गाड़ी के पहुंच जाने के बाद जगपति गाड़ी को एक मकान के सामने लाके रोक देता है जो दिखने में थोड़ा बड़ा होता है और वो मकान पे एक चौकट्टा लगा हुआ है और उसके ऊपर नाम पट्टी लगाए हुए होती है। उसके ऊपर लिखा होता है, वैद्य सलोकनाथ। सतीश, हितेश और जगपति गाड़ी से उतर जाते हैं। जगपति और हितेश सतीश को दोनों कंधों से उठाने के बाद मकान की चौखट की ओर चल देते हैं। मकान का दरवाजा बंद होता है, इसलिए हितेश और जगपति बाहर की तरफ खड़े होते हैं और सतीश को नीचे की तरफ बिठा देते हैं। हितेश दरवाजे पे दस्तक देता है और बाहर से आवाज लगाकर कहता है, कोई है? किंतु दरवाजे के अंदर से कोई भी आवाज नहीं आती। ये देखकर हितेश फिर से दरवाजे पे जोर से दस्तक देता है, लेकिन इतना दरवाजा ठोकने के बाद भी मकान के अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती। हितेश और जगपति को लगता है कि अंदर की तरफ कोई नहीं है, इसलिए वो मुड़कर सतीश को उठाने लग जाता है। तभी दरवाजे की कब्जे खुलने की आवाज आती है। दरवाजे से एक पतली और डरावनी आवाज के साथ धीरे धीरे दरवाजा खुलता है। उसके अंदर से एक निचले कद का इंसान बाहर की तरफ झांकता है, जिसके सिर पे बाल कुछ नाक के बराबर ही थे। उसकी आंखें अंदर की तरफ धंस गई थी। आंखों में जैसे अब रोशनी बची ही ना हो वैसी आंखों की पुतलियां हो रही थी। मुंह पे एक भी बाल नहीं था और चमड़ी सूख चुकी हो वैसे झुर्रियां उसके बदन पे थी, लेकिन उसके शरीर की नब्ज जैसे किसी ने खून की जगह काला पानी भर दिया वैसी काली और बड़ी सी हो रखी थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी नब्ज अभी फट के बाहर निकल आएगी। उम्र के हिसाब से वो इंसान ज्यादा ही कमजोर दिख रहा था और उसके घुटनों में भी अब जान नहीं दिख रही थी। अंदर के इंसान ने जगपति और हितेश की तरफ देख के पूछा, कौन हो आप लोग और क्या काम है? हितेश ने हल्की सी आवाज में कहा, हमें वैद्य जी से मिलना है। और सतीश की तरफ इशारा करके बोला, हमें हमारे दोस्त का इलाज करवाना है। दरवाजे पे खड़े इंसान ने बाहर की तरफ बैठे करा रहे सतीश पे नजर डाली और वो इंसान धीरे धीरे दरवाजे से हटकर बोला, आइए। इतना बोलते बोलते वो इंसान की सांसें फूल सी रही थी। हितेश और जगपति सतीश को लेके अंदर की तरफ चले जाते और वो इंसान फिर से दरवाजा बंद कर देता है। हितेश और जगपति सतीश को अंदर की तरफ बिछाए हुए एक बड़े से गलीचे पे बिठा देता है और खुद भी वहीं पे बैठ जाता है। वो इंसान धीरे धीरे उनकी तरफ आता है। तभी हितेश उनसे कहता है, हमें सलोकनाथ जी से मिलना है। उसी समय
पीछे बैठे जगपति ने उसके कंधे पे हाथ रख दिया और इशारा किया कि यही सलोकनाथ जी है। हड़बड़ी में हितेश ने किए ये बर्ताव के कारण उसे खेद पे शर्मिंदगी होने लगी और उसने सलोकनाथ की तरफ देख के क्षमा मांगी। सलोकनाथ के शरीर पे नब्ज जो काली दिख रही थी वो अभी भी हितेश और जगपति को कहीं खटक रही थी। तभी सलोकनाथ ने कहा, क्या बीमारी है बताइए। सलोकनाथ की कांपती आवाज आसपास के माहौल को ज्यादा डरावना बना रही थी। घर के अंदर वैसे भी सलोकनाथ के अलावा किसी इंसान की उपस्थिति दिख नहीं रही थी। हितेश ने सतीश के घाव दिखाकर कहा, वैद्य जी, ये मेरा दोस्त सतीश है। कल रात को खाट से गिरने की वजह से सतीश को शरीर पे घाव हो चुके हैं जो उसको अभी ज्यादा दर्द कर रहे हैं। क्या आप इसका इलाज कर पाएंगे? सलोकनाथ ने घाव को कई देर तक घूर के देखा, फिर उसने जगपति और हितेश की तरफ देखा और कहा, ये घाव मैंने पहले भी कहीं पे देखे हैं लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। वैद्य की बात सुनकर हितेश की धड़कनें तेज होने लगी और वो बात को बदलने की कोशिश करने लगा। उसने बोला, अरे वैद्य जी, रात को सतीश जब सो गया तब वो नींद के लिए गिर गया और उसको ये चोट लग गई थी। सलोकनाथ ने मन में ही बोला, ये गिरने वाली चोट नहीं है। फिर उसने हितेश से कहा, ठीक है, इसका इलाज हो जाएगा और आपको मरीज को 2 दिन यहाँ लाना पड़ेगा। सलोकनाथ की बात सुनकर हितेश ने झट से हाँ में अपना सिर हिला दिया। सलोकनाथ ने फिर सतीश के फफोले पर एक नुकीला औजार लगाया जिसकी वजह से फफोले के अंदर का उसका सारा खून बाहर आ गया। उसके घुटनों को साफ करने के बाद उस पे मलहम पट्टी लगा दिया। फिर वैद्य ने हाथों पे लगे घाव पे लेवेंडर और जैतून का तेल मिलाकर लगा दिया। उसी समय मकान के अंदर से कोई सामान गिरने की आवाज आई। वैद्य ने हितेश को कहा, बेटा वहां जाकर देखो तो क्या गिरा है। हितेश वैद्य की हालत देखकर समझ गया था कि वो जल्दी से उठ नहीं पाएंगे। उसी कारण वो वहां से उठ के मकान के दूसरे कमरे की तरफ चल पड़ा। हितेश जब दूसरे कमरे की तरफ गया तो वहां का नजारा देखकर आश्चर्य में पड़ गया। पूरे कमरे को देखने लगा। कमरे में कई सारे मरे हुए चूहे, छिपकलियां, मेंढक, सांप और कुत्ते बिल्ली को कांच के बर्तन में कोई परवाही डाल के रखा हुआ था। किसी को छत से डोरी के सहारे लटकाया गया था, किसी को डब्बे में बंद करके रखा गया था। कमरे में कई सारे वैज्ञानिक उपकरण पड़े हुए थे जिनमें कांच की छोटी बड़ी शीशी रखी हुई थी। सब कांच की शीशी में अलग अलग रंग का प्रवाही भरा हुआ था और उस पे अलग सी भाषा में कुछ लिखा हुआ था। कमरे में फिर से आवाज आने पर हितेश की नजर आवाज की तरफ गई। उसने देखा कि कोने में एक छोटी सी बिल्ली कांच के टुकड़ों के आसपास पड़ा हुआ ताजा खून चाट रही थी। वो खून कांच के बर्तन से निकले किसी के गुर्दे में से निकाला हुआ था। वो गुर्दा किसी इंसान का था जिसे वैद्य ने कोई नीले प्रवाही में बंद करके रखा हुआ था। उसकी नजर बिल्ली से हटकर ऊपर की तरफ जाती है। वहां मनुष्य के कई सारे अंगों को संभाल के रखा गया था। इंसान की चमड़ी से लेके इंसान के नाखूनों तक सब चीजों को बड़े तरीके से संभाल के रखा गया था। ये देखकर उसका सिर चकराने लग जाता है और वो वहां से व्याकुल होकर बाहर की तरफ आता है। उसके शरीर में खून जैसे बिजली की गति की भांति चल रहा वैसा उसको महसूस होता है और भय से वैद्य जी की तरफ देखने लग जाता है। जगपति हितेश को पूछता है, क्या गिरने की आवाज आई थी भाई साहब अंदर? हितेश वहां चुपचाप खड़ा रहता है। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पाता। हितेश की यह हालत देखकर जगपति को शंका होती है कि अंदर की तरफ कमरे में ऐसा तो क्या है जिसके कारण हितेश की बोलती बंद हो चुकी है। वो वहां से उठकर अंदर कमरे की तरफ जाने के लिए उठता है। वो जैसे ही कमरे की तरफ बढ़ता है तभी हितेश उसका हाथ पकड़ लेता है और अपने सिर को ना में हिला के उसको वहां ना जाने का इशारा करता है। लेकिन जगपति उसके कंधे पे हाथ रख के उससे अपना हाथ छुड़ाकर अंदर की तरफ चल देता है।
और वो कमरे की हालत देखकर सुन सा रह जाता है। उसको अब समझ आता है कि हितेश ने उसको यहाँ आने के लिए क्यों रोका था। वो कमरे को पूरी तरफ देखने के बाद बाहर की तरफ कांपते पांवों के सहारे आता है। उसके पूरे बदन पे छोटे छोटे पानी की बूंदें जम सी जाती है और उसका पैरों पे संतुलन हट सा जाता है। वो जमीन की तरफ गिरने ही वाला होता है। तभी हितेश उसको कंधों से पकड़कर बचा लेता है। हितेश वहां मटके से पानी पिलाकर उसको स्वस्थ करता है। उनको देख के सतीश को सोचने लग जाता है। सतीश सोचता है कि ऐसा क्या देखा जिसके कारण उनकी हालत खराब हो गई। जब दोनों अंदर गए तब तो ठीक थे, अब क्या हुआ उनको। तभी श्लोकनाथ की आवाज आती, डरो मत, वो सब उपचार के लिए रखे गए जीव हैं। आप ये बताइए कि कौन सा सामान गिर गया है। हितेश ने खुद को बड़े जहमतों के साथ संभालने के बाद कहा, किसी का। फिर उसने सतीश की तरफ देखा और फिर रुक गया। श्लोकनाथ ने फिर से बोला, बताइए रुक क्यों गए आप। हितेश ने एक गहरी सांस लेके फिर से बोला, गुर्दा। इतना बोलने के बाद उसकी बाकी की आवाज उसके गले में वापस चली गई। वैसे वो चुप हो गया। अच्छा, अब फिर से उसके ऊपर परीक्षण करने के लिए गुर्दे को लाना पड़ेगा, श्लोकनाथ बोला। तब वहां से गुर्दे को मुंह में लेके बिल्ली उनके सामने से निकली और खिड़की से बाहर की तरफ कूद गई। उसको देखकर सतीश का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। तभी श्लोकनाथ सबको डरा हुआ देख के बोला, आप लोग अब जा सकते हैं महाशय। उपचार हो चुका है और घाव भी जल्दी भर जाएंगे। कल एक बार पट्टी बदलवाने के लिए आ जाना। ये सुनकर सभी तंद्रा टूटी और वो लोग विस्मय भाव से श्लोकनाथ को देखने लगे। वो लोग श्लोकनाथ से बहुत कुछ पूछना चाहते थे, लेकिन ये सब देखने के बाद उनका मन डरावने विचारों से भर चुका। तभी हितेश बस इतना बोला, जी ठीक है। फिर हितेश और जगपति सतीश को लेकर वैद्य के घर से बाहर की तरफ आ गए। वो लोग बाहर आने के बाद भी वैद्य के मकान को हजारों सवालों के साथ मूक बन के देखते रहे। सतीश तो जैसे नया बच्चा पैदा होता है और कैसे अचरज से सबको देखता है, वैसे ही थोड़ी देर में जगपति और हितेश को देखता और फिर थोड़ी देर के बाद वैद्य के मकान को। उसको यही समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी बात के लिए उसे डरना है और कौन सी बात पे उसे दुखी होना है। वो मिश्रित भाव से बस यहाँ वहां देखते जा रहा था। कुछ देर के बाद हितेश और जगपति ने सतीश को गाड़ी में बिठाया और गाड़ी को गांव की तरफ मोड़ दिया। कच्चे रास्तों पर चल रही गाड़ी की आवाज भी अभी तो सबके मन में चल रहे विचारों को परेशान कर रही थी। सबकी आंखें रास्ते पे टिकी हुई थी, लेकिन आंखों के सामने वही वैद्य के कमरे में पड़ी चीजें बार बार आ रही थी। आखिर वो यही सोच में पड़े थे कि श्लोकनाथ का क्या रहस्य है। श्लोकनाथ के घर में देखे नजारे को हितेश और जगपति जैसे भूल ही नहीं पा रहे थे, तो दूसरी तरफ सतीश को अंश बातों के अलावा ज्यादा कुछ पता नहीं था। वो अबुझ सा दर्द में बैठा हुआ था। गाड़ी के पहिए जैसे रास्तों के ऊपर तैर रहे वैसे चल रहे थे, कभी दाएं कभी बाएं। वहां जगपति के घर पे लोग ये बात से परेशान थे कि कब से वैद्य के पास गए हितेश, जगपति और सतीश काफी देर से लौटे नहीं थे। इंतजार करते करते उनके शाम का समय होने आया था, लेकिन उन तीनों को कोई पता नहीं था। वो लोग बाहर की तरफ बैठे हुए थे। तभी जगपति अपनी गाड़ी को घर के बाहर की तरफ लाके खड़ा करता है। गाड़ी को आए देखकर सब लोग गाड़ी के पास जाके खड़े रह जाते हैं और आश्चर्य भरी नजर से गाड़ी के अंदर की तरफ देखने लग जाते हैं। मलहम पट्टी लगाए सतीश अंदर की तरफ सिकुड़ के बैठा हुआ था और हितेश और जगपति मुख पे निर्भाव लेकिन दिल में बवंडर लेके बाहर की तरफ गाड़ी में से उतरे। दोनों ने सतीश को उठा के बाहर खाट के ऊपर लिटा दिया। सब ने देखा कि हितेश और जगपति के चेहरे पर तोते उड़े हुए थे। वो नहीं कुछ बोल रहे थे, ना ही उनकी नजर ऊपर की तरफ उठ रही थी।
वो बस गर्दन झुकाकर कहीं इधर या कहीं उधर चले जा रहे थे। सुशीला ने जगपति को आवाज लगाई, जी अब आप कुछ बोलेंगे भी या नहीं? हम कब से आप तीनों को देखे जा रहे हैं और आप हो कि चुपचाप यहां से वहां हो रहे हो। सुशीला की आवाज सुनकर जगपति ने सुशीला की तरफ देखा, फिर उसने मुंडी नीचे करके एक अलग तरीके से सिर हिला दिया, जैसे सुशीला उसको समझ नहीं रही हो। सुशीला जगपति का ये व्यवहार पहली मर्तबा देख रही, इसलिए उसको भी जगपति की चिंता होने लगी और फिर वो बोली, ठीक है आप कुछ ना बोलिए, बस यहाँ आकर शांति से बैठ जाइए। सुशीला की बात सुनकर बिना बोले जगपति और हितेश एक तरफ जाके बैठ गए। सतीश को सलोकनाथ ने जो दवाई लगाई थी, जिसके कारण उसका दर्द जरूर कम हुआ था, और खाट पे सोते ही उसने नींद की गाड़ी पकड़ ली। डिम्पल और जूली दोनों हितेश के कंधों पर हाथ रखकर बैठ गए, जो हितेश को उनका छूना भी अभी बेजार कर रहा था। अब हितेश को ऐसा लग रहा था कि कब तक रहस्यमय तरीके से लड़ना पड़ेगा। थोड़ी देर पर्यंत जगपति और हितेश थोड़े विचारों से दूर हुए और चेहरे पे चिंतित भाव कम हुए। तब वो थोड़े स्वस्थ लगने लगे। सुशीला ने दोनों को पानी ला के दिया और कहा, सतीश भाई साहब के घाव कब तक ठीक हो जाएंगे? सुशीला वैसे उनसे ये जानना चाहती थी कि उनको क्या हुआ है, लेकिन सीधा सीधा न पूछ के उसने अलग तरीके से बात करने की कोशिश करी। जगपति ने कहा, वैद्य जी ने वैसे कहा है 2 दिन में घाव भर जाएंगे, लेकिन दुविधा अभी बहुत सारी है। हितेश ने डिम्पल और जूली को कहा, आप लोग हो सके तो यहाँ से शहर चले जाओ। मैं सतीश और विवान यहाँ रहकर बर्मन के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं। हितेश की आवाज दबी हुई थी, जिसकी वजह से उसमें दर्द और चिंता खुले तरीके से जाहिर हो रही थी। हितेश को इस तरह से बात करके देख डिम्पल और जूली समझ गए कि कुछ ऐसा घटित हुआ है जिसके कारण हितेश को उनकी भी चिंता हो रही। वो चाहता है कि लड़कियां सलामत रहे। डिम्पल ने कहा, तुम तो जानते हो हम कभी अलग नहीं हुए, चाहे कितनी भी परेशानी, और अभी तो हम सबको एक दूसरे की जरूरत है। इस परेशानी के दौर में हम आप लोगों को छोड़कर कैसे जा सकते हैं? फिर जूली ने कहा, हितेश हम हमेशा से साथ थे और साथ रहेंगे, भले ही फिर हमारी जान क्यों न चली जाए। हितेश को जूली और डिम्पल की बात सुनकर बहुत ज्यादा खुशी हुई और उसके आंखों से आंसू आने लग गए। विवान भी भावुक सा हो गया। हितेश ने फिर सबको कहा, मुझे कुछ बात करनी है जो शायद हमें यहाँ रहने के लिए हिम्मत दे सकती है। हितेश ने कुछ देर मौन रहने के बाद फिर से कहा, मैं जो बात बताने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनना। और उसने कहना चालू किया। हितेश बोला, पहले हमारे साथ ऐसा हुआ जिसके कारण हमें परेशानी झेल रहे हैं, वो है बर्मन का गायब होना। दूसरी बात सतीश का नींद में कहीं आना जाना जो हमें समझ नहीं आ रहा। हम लोग यहाँ 6 आए थे, अब हम समझ लो कि 4 ही हैं, 5 ही हैं। बर्मन तो गायब है, जो पूरी तरह से समझ लो अब है ही नहीं। दूसरी तरफ सतीश भले ही यहाँ हमारे साथ है, लेकिन उसको हमारे साथ ना के बराबर गिनो। उसके साथ क्या होता है खुद उसको भी नहीं पता होता। बचे हम 4 लोग, जहां मैं और विवान, दूसरी तरफ डिम्पल और जूली। हमारे साथ जगपति चाचा का साथ रहेगा। तो जब तक बर्मन नहीं मिल जाता, हमें चारों को मिलकर हर मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। फिर हितेश ने एक बार जगपति के सामने देखा, फिर सबको वैद्य सलोकनाथ के वहां की घटना बताई, जिससे सबको घोर आश्चर्य हुआ और हितेश की बात को समझकर चुप से बैठ गए। लगातार 2 दिनों से परेशान होते होते अब सबको ये समझ में आ गया था कि गांव से निकलना उनके लिए इतना आसान नहीं होने वाला है। कुछ देर बात करते करते सब खोली में भोजन करने हेतु चले गए। सतीश भी अभी नींद से उठ चुका था। शाम का भोजन कर लेने के बाद सब लोग
खोली की बाहर की तरफ बैठ जाते और बाहर के मौसम का आनंद उठाने लग जाते। आसमान का रंग एकदम काला हो चुका था और उसमें बड़े से सफेद दिए के साथ कई सारे छोटे छोटे बालक आसमान में अपना खेल दिखा रहे थे। आज जगपति ने हितेश के साथ बाहर ही सोने का निर्णय लिया था। उसी कारण उसने सतीश और हितेश के बगल में अपना बिस्तर पहले ही जमा लिया था। छोटी खोली के कारण एक साथ सबका अंदर सो जाना कठिन था। विवान ने जगपति से कहा, चाचा, अगर आप हमारा सहारा बनकर न खड़े होते तो हमारा क्या होता। हम आपका ये उपकार कभी भूल नहीं पाएंगे। सबने विवान की बात से सहमत होते हुए जगपति को दिल से धन्यवाद करा। जगपति ने सबकी तरफ हाथ जोड़कर बोला, हम आपकी सेवा कर सके वो हमें अच्छा लगा। आप लोग हमने बच्चा माना है, आप लोगों को हमने बच्चा माना है, तो हमारा फर्ज है आपको मुसीबतों में साथ देना। यही समय पे वैद्य सलोकनाथ अपने मकान में बैठे सोच रहा था कि उसने सतीश के शरीर पर देखे घाव को कब देखा था। इतने सालों का तजुर्बा उन्हें ये बता रहा था कि ये कोई गिरने की वजह से हुई चोट तो नहीं थी, ये चोट कोई असाधारण कृत्य के कारण हुई है। उसके बाद सलोकनाथ ने एक शीशी में थोड़ा प्रवाही डाला और उसके लोहे की नाली के बीच में दबाकर अच्छी तरह से मिलाया। शीशा जब पूरी तरह से अपना रंग बदल चुका था तब उसने शीशी को लोहे की नाली से बाहर निकाला और उसका ढक्कन खोल दिया। लोकनाथ ने जैसे ही ढक्कन खोला उसमें से झाग निकलने लगी और उस प्रवाही से नीले रंग का धुआं निकलने लगा। प्रवाही से अभी तक झाग निकल ही रहा था, तभी श्लोकनाथ वो प्रवाही को अपने मुंह पे लगाकर पीने लगा। शीशी से प्रवाही को पूरा पी जाने के बाद उसका शरीर भारी होने लगा। अब वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था और धीरे धीरे अपना होश खोने लग गया। उनका शरीर ढीला पड़ गया और वो वहीं पे लुढ़क गए और अपनी चेतना को खो बैठे। यहाँ जगपति के घर पे चल रही बातों में हितेश ने सुशीला को कहा, चाची, क्या आपको कभी यहाँ किसी परेशानी का सामना करना पड़ा है? ये सुनकर सुशीला जवाब दे उससे पहले जगपति बोला, हमारे गांव में सब लोग रात को बाहर निकलना ज्यादातर टाल देते हैं और जरूरी काम हो तो भी अकेला इंसान गांव में कहीं नहीं जाता। हम कभी रात को बाहर की तरफ नहीं सोते हैं। हमारे बाबूजी पहले सोया करते थे लेकिन उनकी उम्र के कारण वो भी अब अंदर ही सो जाते हैं और दिन में तो परेशानी बहुत कम होती है यहाँ पर। इसी सब कारण सुशीला को ज्यादा परेशानी का सामना करना नहीं पड़ा है। वैसे हमने देखा है कि मोहल्ले में यहाँ घर पास पास हैं, लेकिन आपकी खोली जहाँ है वहां 400 मीटर आसपास पे कोई मकान नहीं है। हितेश ने ये बात कही। जगपति ने कहा, हाँ, हमारी खोली जहां पर है वहां हमारे बाबूजी और बाबूजी के खेत हुआ करते थे, बड़े बाबूजी के। उनका मकान गांव के सरकारी इमारत के पास था, लेकिन उनको वो मकान सरकारी बाबू के दबाव में आकर कम पैसों में बेच देना पड़ा। फिर उन्होंने अपने परिवार को यहीं पे बसा लिया। जगपति की बात सुनकर सबको दुख हुआ कि गरीब इंसानों को हमेशा ऐसे ही दबा दिया जाता है। अगर उनमें कोई अपने हक की आवाज भी उठाता है तो या तो उसको मार दिया जाता है या फिर उसका गलत मामले में फंसाकर हवालात भेज दिया जाता है। जगपति ने फिर बोला, हमारे बाबूजी ने हमको पालने के लिए खूब खून पसीना बहाया है, इसलिए आज उनकी हालत आप स्वयं ही देख रहे हैं। हमारी माई ने बाबूजी का पूरा साथ दिया और हमें हमेशा खुश रखने की कोशिश करी। फिर हमारा समय आया, गांव में विद्यालय की कमी के कारण हम पढ़ नहीं पाए, तो हमने छोटी उम्र में ही खेतों में काम करना चालू कर दिया। वहां पर दोस्त के साथ रहकर उसकी गाड़ी पे हाथ जमा लिया। उसके वहां घर से सबको लाने ले जाने का काम करने लगा और दोस्त के पापा की मदद से पुरानी गाड़ी को ही किस्तों पे ले लिया।
वैसे हमारे यहाँ दोस्त को बंधु कहते हैं, जो हर सुख दुख में साथ देता है। जगपति अपनी पुरानी यादों में था और सब उसकी बातों को बड़े आराम से सुन रहे थे। उसी समय थोड़े दूर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई, चाहे कोई उनको मदद के लिए पुकार रहा। सब लोग सतर्क हो गए और आवाज की दिशा में देखने लगे। त्रिलोकनाथ का कौन सा प्रवाही का सेवन किया जिसकी वजह से वो अचेत हो गए? अंधेरे से किसकी चिल्लाने की आवाज आई थी? क्या सब लोग मदद के लिए जाएंगे या नहीं? जानने के लिए जल्दी मिलेंगे आपसे भयानक यात्रा और माता काली के अगले भाग में। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार।